दो हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं असर्टिवनेस। मतलब कि जीवन में अपने अधिकारों की सुरक्षा करना है, हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करना है, साथ ही साथ स्वार्थी तो बनना है लेकिन औरों की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना है। निस्बत जिसको कहा जाता है, निस्बत मतलब कि हम साथ में मिलकर के एक दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी करें, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो असर्टिवनेस हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी लागनियों की अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत कठिन प्रैक्टिस है, लगती है उतनी आसान है नहीं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसका एक कारण है हमारा सामाजिक उच्छेद। कुटुंब जीवन या कुटुंब की स्कूल में, शाला में, बचपन में पहले 8 सालों में हमको क्या सिखाया गया, तो ये निश्चित है, तय है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे का भलाई देखते हैं, तो अच्छी सीख कम देंगे, बुरी सीख ज्यादा देंगे। इसी कारण असर्टिवनेस हर इंसान में नहीं पाया जाता, आम आदमी में नहीं पाया जाता। ऐसे कम लोग आप देखेंगे कि जो असर्टिव होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग या तो पैसिव होंगे, जिनको डरा करके दबाया गया होगा, या एग्रेसिव होंगे, आक्रामक बनेंगे। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्वों की हम चर्चा कर चुके हैं: एग्रेसिव पर्सनालिटी, पैसिव पर्सनालिटी, और एक बीच वाला भी है जिसको कहा जाता है पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी। तो 3 में से किसी एक प्रकार का व्यक्तित्व लेकर के हम सामाजिक जीवन जीते हैं। लेकिन असर्टिवनेस, ये किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को बचपन से सिखाया नहीं गया। न ये कुटुंब की शाला में सिखाया गया, न जहाँ पर आपने अपना फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, उस जगह पर सिखाया गया। मतलब कि असर्टिव बिहेवियर इंटेंसली पर्सनल प्रैक्टिस है। जैसे कि आध्यात्मिकता आप देखते हो, आध्यात्मिकता की सीख गली गली नहीं दी जाती, स्कूल स्कूल नहीं दी जाती, कुटुंब कुटुंब नहीं दी जाती। ये इंटेंसली पर्सनल प्रैक्टिस है। उसी तरह असर्टिवनेस एक बहुत कम पाई जाने वाली ट्रेट है। इट इज नॉट यूनिवर्सल। आप कौन सी जगह पर, कौन सी स्थिति में हो और आपका व्यक्तित्व क्या है, इसके ऊपर ये बहुत आधार करता है। तो बहुत सारे बदलाव लाने होंगे अगर मुझे असर्टिव बनना है, अगर मुझे पैसिविटी छोड़ना है, पैसिव एग्रेसिविटी छोड़ना है, या एग्रेसिविटी छोड़ना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आपको लाने होंगे। तो ये आम आदमी का, मनुष्य जाति का स्वभाव नहीं, इसको आपको सीखना होगा। तो असर्टिवनेस इज अ टेक्निकल स्किल। तो आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो टेक्निकलिटीज। जैसे कि योग में आसन सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है। तो ये टेक्निकल बातें हैं आपको आध्यात्मिक बनाने के लिए। और उसके पहले यम या नियम सिखाया जाता है, मतलब कि आध्यात्मिक जीवन के नीति नियम, सिद्धांत सिखाए जाते हैं। कुछ उसी तरह आज मैं 2 प्रकार की बातें करूंगा। एक तो असर्टिव बिहेवियर के
नीति नियम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो आसान नहीं है। जिस तरह से आसन करना आसान है, लेकिन यम नियम का पालन आसान आसान नहीं है, उसी तरह असर्टिव बिहेवियर, उसके जो सिद्धांत है उसका पालन करना बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और बाद में और साथ में जैसे हम आसन सीखते हो, आसन सीखते सीखते आपको अहिंसा की सीख दी जाती है, प्राणायाम करते करते आपको यम नियम की सीख दी जाती है। कुछ उसी तरह असर्टिव बिहेवियर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की चर्चा करते करते कुछ सिद्धांतों की भी मैं चर्चा करते जाऊंगा। हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी आपको, वो अपना व्यक्तित्व जांचने के लिए, अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए। और मैं जल्दीबाजी भी करना नहीं चाहूँगा, भले ही शायद एक आध रविवार ज़्यादा भी हो, तो धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि ये अहम इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है जिसका अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो असर्टिवनेस हमारी खून में नहीं है, असर्टिवनेस हमारी आदतों में नहीं है, असर्टिवनेस का वायरिंग मेरे और तुम्हारे दिमाग में हुआ नहीं है। तो मैं भी एक जमाने में बहुत अजीबोगरीब व्यक्तित्व का मिश्रण रखता था। धीरे धीरे जैसे जागृत बनता गया तो अपने आप को बदलता गया। तो जैसे आध्यात्मिकता इंटेंसली पर्सनल प्रैक्टिस है, कुछ उसी तरह असर्टिव बिहेवियर भी इंटेंसली प्रैक्टिकल पर्सनल है, और आपको धीरे धीरे अपने आप का निरीक्षण करते करते इसकी आदत डालते जाना है। तो ये जीवन भर चलने वाली सुधार प्रक्रिया है। इस एक बंधारण या रूपरेखा के साथ मैं आज की चर्चा का प्रारंभ करता हूँ। कुछ एक्सरसाइज देने के पहले आपको असर्टिवनेस की व्याख्या में बांध चुका हूँ, तो पुनरावर्तन करना नहीं चाहूँगा। कुछ कसरत आपको बाद में देने वाला हूँ मैं, लेकिन उन एक्सरसाइज को करने के पहले असर्टिवनेस बिहेवियर ये कैसे हमारे काम आ सकती है। Why do I need to learn about assertive behavior? न केवल मुझे सुनना है, सीखना है, लेकिन मुझे मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये सिखाना है। तो जैसे कि आध्यात्मिक एटीट्यूड, सेवा धर्म या कर्म योग वो केवल एक व्यक्ति को करने की बाबत नहीं है। गांधी जी की तरह आप खुद शुरू करिए और फिर आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको बदलाव लाते जाइए, बदलते जाइए सबको। तो एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है इससे। तो assertiveness, you can feel good about yourself and others. It leads to development of mutual respect with others. It increases your self-esteem, क्योंकि जितने भी साधकों से, व्यक्तियों से, समस्याग्रस्त लोगों से मैं मिलता हूँ, एक समान चीज पाई गई सब में, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मगौरव की कमी, आत्मसम्मान की कमी। तो ये हमको जगाना है। इट मिनिमाइजेस हर्टिंग एंड एलियनेटिंग फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि आम रूप से देखा जाता है कि किसी से भी मुझे कोई भी तकलीफ परेशानी होती है तो मैं सीधा उनसे नाता तोड़ देता हूँ, मुख मोड़ लेता हूँ, रूठता हूँ। तो कोई भी कारण होगा, तुमको अन्याय हुआ हो, तुम्हारे साथ किसी ने गलत वर्तन व्यवहार किया हो, या तुम्हारे साथ अच्छा ताल्लुक नहीं किया गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको लोगों से नाता तोड़ना है। क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते संबंधों को बनाए रखना है। रूठेंगे नहीं, अबोल नहीं होंगे, मतलब बोलना बंद नहीं करेंगे, बदलाव की सामने वाली व्यक्ति को बदलाव का आग्रह रखेंगे, और वो कैसे रखा जाता है वो समझेंगे। इससे एंग्जाइटी कम होती है और एक
एक हमेशा हर व्यक्ति की एक ग्रंथि रहती है कि मेरा दुर्लाभ लिया जाता है, मेरा गैरलाभ लिया जाता है, मेरे में अच्छाई है या मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ तो लोग मेरा लाभ ले लेते हैं। तो या तो आप किसी का लाभ लेते हो आपका पोजीशन का उपयोग करके, आप अगर पिता है तो बच्चे का, पति है तो पत्नी का, ऑफिस में बॉस हो तो अपने साथ काम करने वाले लोगों का, और आप कहीं पर अगर निचली सेकंड दर्जे पर हो, निचले दर्जे पर हो, वन डाउन पोजीशन पर हो, इसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारा लाभ लेता है। तो एक प्रकार का विशेष साइकिल इस समाज में बना हुआ है। इस साइकिल को, इस विश्व चक्र को, कोई मेरा लाभ ले रहा है, मैं किसी का लाभ ले रहा हूँ, मतलब कि एक दूसरे का मैनिपुलेटिव गलत उपयोग करने की आदत बचपन से सीखे हुए हैं। तो ये सोशल पॉलिटिक्स अंदरूनी जो चलता है उसको दूर करना है असर्टिवनेस बिहेवियर सीख के। इट एनेबल्स यू टू मेक डिसीजंस एंड फ्री चॉइसेस इन लाइफ। आप किसी के दबाव में नहीं रहेंगे आप, और अपनी लागनियों को, विचारों को मुक्त अभिव्यक्ति कर पाएंगे। ये असर्टिवनेस कम्युनिकेशन के कुछ लाभ है। मैं टेक्निकलिटीज की दिशा में प्रयाण कर रहा हूँ। तो जैसे कि योग सिखाने के पहले, आसन सिखाने के पहले, प्राणायाम या ध्यान सिखाने के पहले आपको उसके लाभों का वर्णन किया जाता है। कुछ उसी तरह इधर भी असर्टिव बिहेवियर के लाभों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान में रखिए, जैसे कि योग की कोई भी विधि करोगे, इसलिए मैं योग तुलना कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि हम सब योग के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आसन सिखाता हूँ, प्राणायाम सिखाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ। तो वार्निंग सिग्नल्स पहले दिया जाएगा, सावचेती के सुर पहले प्रकट किए जाएंगे कि योग निर्दोष नहीं है। उसी तरह असर्टिवनेस कम्युनिकेशन, असर्टिव बिहेवियर भी आड़ असरों से, साइड इफेक्ट से, खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि इसमें आप अकेले हो। बाकी का समाज या तो एग्रेसिव है या पैसिव है, ये ऐसे वर्तन व्यवहार को अनुमोदन नहीं करता, इसलिए आप अकेले पड़ जाएंगे। तो एवरीवन मे नॉट अप्रूव ऑफ योर व्यू ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। आप हमेशा खुद की आवश्यकताओं के सोचेंगे, वैसा ही सामने वाली व्यक्ति की आवश्यकताओं को भी सोचेंगे। तो इसका मतलब है कि असर्टिव होने के नाते अब संपूर्ण स्वार्थी नहीं हो। इसीलिए एवरी टाइम यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, क्योंकि आपने कई बार अपनी लागनियों का, जरूरतों का, विचारों का, मान्यताओं का बलिदान भी देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यू पॉइंट में ले लेता हूं, जैसे कि निरीश्वरवाद है या अनात्मवाद है या गांधी जी की विचार शैली है, उसके बारे में एक स्टैंड बना लेता हूं मैं, फिर मैं इसके लिए आग्रही बन जाता हूं। जैसे कि गांधी जी ने एक स्टैंड बना लिया कि अहिंसा से जीवन जीना है, सत्य पालन करना है, चाहे देश की आज़ादी का मामला हो या देश के बंटवारे का मामला हो या पाकिस्तान को कुछ संपत्ति दे देना है, 55 करोड़ रुपया दे देना है। तो ये उनका निजी निर्णय रहा कि हमको इतना त्याग करना होगा। तो ये अति आग्रही थे, मताग्रही थे। कई लोगों को लगा कि ये हठाग्रही बन चुके थे। तो एक थीन बॉर्डर होती है, एक पतला सा तफावत रहता है मताग्रह और हठाग्रह। मताग्रह का मतलब होता है असर्टिव बिहेवियर और हठाग्रह का मतलब होता है स्टबॉर्ननेस। तो गांधी जी मताग्रही थे या अति आग्रही थे, इसका तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हर बार उपवास का शस्त्र आजमाते थे और अपनी मनचाही चीज करा लेते थे। तो इसमें आप इतने आग्रही हो कि आप सच्चे हो या गलत हो, ये भी आप तय नहीं कर पाओगे कई बार। तो अपना आत्मनिरीक्षण हर बार ये करना होगा, जरूरी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि आप जिस स्थिति में अपने आप को रखेंगे असर्टिव बनाने के लिए, और लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल स्वीकार नहीं कर, क्योंकि
जैसे कि रास्ते पर कई बार मेरी मेरी तकलीफ होती है, या चर्चाओं में किसी के साथ मेरा हमेशा मुठभेड़ हो जाता है कि मैं आग्रही बनना चाहता हूँ, तो सामने की व्यक्ति आक्रामक बन जाता है। तो अपना सुरक्षा, अपना संरक्षण कैसे करना, ये मेरे लिए मुश्किल बन जाता है। रास्ते पर अगर कोई रॉन्ग ट्रैफिक चला रहा है, मैं उसको रोक करके कहना चाहता हूँ, आप भाई ये गलत है, आप ऐसा मत करिए, आप नियमों का पालन करिए ट्रैफिक का। तो कई बार एग्रेसिव व्यक्ति मेरे से लड़ने पर तुला आता है, और शारीरिक या मानसिक हानि की भी स्थिति पैदा होती है। तो इसके ये ड्रॉबैक्स है, जैसे कि गांधी जी ने आग्रही वर्तन व्यवहार सीखने की शुरुआत की दक्षिण अफ्रीका में, और पहली ही उन्होंने किसी की मार खाई थी और 2 दांत उन्होंने गंवाए थे। लेकिन इसी से उनका सत्याग्रह, तो ये बहुत कठिन मार्ग है, और ये आध्यात्मिकता भी एक प्रकार से मार्ग है। तो मैं दोनों की तुलना साथ में करता हूँ। Assertive behavior is not a lifestyle. It is not guarantee. It is not a guarantee that by being assertive you will get everything that you want. आपको कई बार छोड़ना भी पड़ेगा. It is not an acceptable style of communication with everyone. लेकिन एक निर्णय करेंगे कि I am not going to be aggressive from now onwards, and I am not going to be a doormat too. डोरमेट की व्याख्या मैं बना चुका हूँ, एंड इट इज़ अ चॉइस। तो ये चॉइस है अब आपके पास, जो अब मैं कुछ प्रश्नोत्तरी में रखने जा रहा हूँ। तो आपके पास 4 पसंदगी होगी, 4 चॉइसेस, आउट ऑफ 4 यू हैव टू सिलेक्ट 1। जैसे कि 4 वर्तन पसंदगियों में से एक होगा डायरेक्ट एग्रेशन, बीइंग बॉसी, एरोगेंट, इंटॉलरेंट, ओपिनियन बाउंड, अपना मत। जैसे कि मैं निरीश्वरवाद को कई बार हठाग्रह की ऊंचाई पर ले जाता हूँ, तो ओपिनियन बाउंड हूँ मैं, इतना एग्रेसिव हूँ, या ओवरबेयरिंग। एक पसंदगी आपके पास ये है। दूसरा पसंदगी है इनडायरेक्ट एग्रेशन, मतलब कि पैसिव एग्रेसिव, और सबमिसिव मतलब पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब है रोना धोना, लाचार बनना, और अनिर्णायक बनना, और दूसरी व्यक्ति को सब जिम्मेवारी छोड़ दीजिए कि मेरे सुकान तुम्हारे हाथ में है, तुमने मुझे दुखी किया हुआ है। तो सबमिसिव बनो, पैसिव बनो, या इनडायरेक्ट एग्रेशन का मतलब होता है शुरुआत में पैसिव बनो और मौका मिलने पर एग्रेशन धारण करो। तो 3 चॉइसेस नेगेटिव है। वो छोड़ करके चौथी चॉइस है मेरे पास असर्टिवनेस। सबसे पहली बाधा क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद एक आध प्रश्नोत्तरी करेंगे, और आपको मैं कुछ एक्सरसाइज भी देने जा रहा हूँ, और बाद में हम टेक्निकलिटीज को देखेंगे। तो बाधा है आपके अंदर कौन सी पर्सनालिटी है। तो मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मॉडल ले रहा हूँ, अधूरा सा लूँगा क्योंकि इसकी चर्चा टेक्निकल है, मैं कभी पहले कर नहीं चुका। तो बचपन में माता पिता ने आपका जो उछेर किया हुआ है, तो माता पिता आपके पालक है, आप इनके हाथ नीचे हो। आपकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल सभी नीड्स माता पिता के द्वारा पूरी की जाती है। या आपकी प्रेम की आवश्यकता, आपकी आहार की आवश्यकता, आपकी सुख चैन की आवश्यकता, आपकी सामाजिक संपर्क की आवश्यकता, सभी आवश्यकताएं माता पिता के द्वारा पूरी की गई। अगर आपके माता पिता ने आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी करी, तो आप कहेंगे कि आपके माता पिता अच्छे हैं, दे वर गुड। और इसी से एक आपका नजरिया बनता है कि आप पूरे समाज के लिए यही नजरिया लेके चलते हो कि माता पिता अच्छे थे। वो तो बचपन की बात थी, इससे आपके दिमाग में एक वायरिंग हो गया। वो वायरिंग लेकर के आप इस समय कोई भी उम्र के होंगे, बाहर निकलेंगे तो समाज का हर व्यक्ति तुमको अच्छा लगेगा, हर इंसान अच्छा लगेगा, हर व्यक्ति निस्बत प्रधान लगेगा, हर एक को एक दूसरे की कंसर्न है।
उल्टा होगा जब माता पिता ने आपका उछेर अच्छा नहीं किया होगा, प्यार दुलार नहीं दिया होगा, आपकी आवश्यकताएं शारीरिक मानसिक भावनात्मक इत्यादि अगर पूरी नहीं की गई होती। तो जैसे कि कई लोगों की है, अ, मैं हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का कहानी पढ़िए आप, तो पिता ने खास करके उनके साथ जो ताल्लुक किया, जो सरोकार किया, व्यवहार किया, उसे उनके दिमाग में एक वायरिंग हो गया, यू आर नॉट ओके। मतलब समाज की हर व्यक्ति के लिए, उनके लिए, उनके दिमाग में शंका और वैमनस्य भर गया। तो एक स्टैंड बनाते हो, इस स्टैंड को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है लाइफ पोजीशन। तो माता पिता के पास से हुआ आपका अनुभव, कुटुंब के पास से आपको मिला हुआ अनुभव, आपका सार्वत्रिक यूनिवर्सल अनुभव बन जाता है, विधान बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। इसको कहा जाता है लाइफ लाइफ पोजीशन। तो इधर यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। अब अगर माता पिता ने आपको प्यार दुलार दिया, इसका मतलब है कि आपकी खुद की भी आत्म गौरव, आत्म सम्मान की ग्रंथि अच्छी बनी, क्योंकि माता पिता ने मुझे इसलिए प्यार किया कि मैं अच्छा हूँ, आई एम डिजायर्ड, आई एम वांटेड, आई एम गुड। तो एक नियम बांध लिया, एक निर्णय बांध लिया, आई एम ओके। तो आपकी एक स्थिति बनी, आप खुद भी आत्मसम्मान से और पर सम्मान से प्रेरित व्यक्ति बन जाते हो। तो बचपन पे पहले 4 सालों में माता पिता से जो अनुभव मिला, वही अनुभव लेकर के आप अपना व्यक्तित्व बंधारण कर चुके हो। अगर उसमें आई एम ओके यू आर ओके वाला लाइफ पोजीशन है, तो आप बनेंगे एसर्टिव। लेकिन जैसे मैं बोल चुका हूँ, कमनसीब से ये कम पाया जाता है। पाया क्या जाता है कि माता पिता हमेशा आपको ये कहेंगे कि तुम में कुछ खामी है, कुछ बुराई है, कुछ कमजोरियां हैं, तुम ये काम ठीक से नहीं कर सकते। तो माता पिता ने अगर वडील होने के नाते, वन अप पोजीशन में होने के नाते आपको लगातार कहा कि आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट ओके, तो आप में एक वायरिंग हो गया, आपका एक ग्रंथि बन गया, आई एम नॉट ओके, बट माई पेरेंट्स आर ओके बिकॉज दे आर केयरिंग फॉर मी, दे लव मी, दे आर वेल मीनिंग पेरेंट। भले उन्होंने मुझे मारा, तो कई कई बच्चे माता पिता की बहुत मार पीट खाते हैं, लेकिन ये हमेशा माता पिता का आदर करते हैं। ये मेरे वडील है, ये मेरे बुजुर्ग है, ये मेरे गुरु है, मेरे जीवन रक्षक है, मेरे में कुछ कमी है। तो अगर आपने माता पिता को वन अप पोजीशन दे दिया और आप वन डाउन बन गए, तो आपका व्यक्तित्व हमेशा के लिए बन जाएगा पैसिव। मतलब कि आप पत्नी हो तो पति आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आपका ये वायरिंग है। आप ऑफिस में सबॉर्डिनेट हो, क्लार्क हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या टीचर हो, और आपका प्रिंसिपल है, आपका बॉस है, वो आप पर सवार हो जाएगा, वो आपको डोरमेट बना देगा। तो यू आर नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, ये वाली पोजीशन पैसिव पर्सनालिटी का कारण बनती है। जैसे कि कई लोगों को, क्योंकि हिटलर का उदाहरण जग जाहिर है, वो तो खुद मानते थे मैं भी, मेरे में भी बुराई है, इसी कारण तो उन्होंने आत्महत्या कर ली अंत में। तो वो तो पूरी दुनिया भी खराब है और मैं भी खराब हूँ, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके वाला पोजीशन बन गया। तो बचपन से ये पूरा वायरिंग, पूरा मानचित्र लेकर के मैं पूरा जीवन जीता हूँ। अगर आपने यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके वाला नजरिया, लाइफ पोजीशन स्वीकार कर लिया, तो आप बनेंगे पैसिव एग्रेसिव। अंतिम एक तरीका है जीने का मेरे पास, आई एम ओके। भले ही माता पिता ने मुझे कितना अन्याय किया, मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं कैसे भी अपना जीवन बनाए रखा, मैं मेरा विकास वृद्धि करता गया और जीवन में तरक्की करता गया। तो आई एम ओके बट माई पेरेंट्स आर नॉट ओके। तो वही फिर समाज के हर व्यक्ति के लिए नजरिया बन जाएगा, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके। तो ऐसी व्यक्ति हमेशा एग्रेसिव बन के जिएगी। तो पहली एक सिद्धांतिक सीख है हमारे लिए कि अपना लाइफ पोजीशन तय करिए, और अगर आप एग्रेसिव हो तो आप इस लाइफ पोजीशन में हो, अगर आप पैसिव हो तो इस लाइफ पोजीशन में हो।
अगर आप इस पैसिव एग्रेसिव हो तो इस पोजीशन में हो। तो बीइंग assertive is changing your life position to be assertive। तो अगर assertive बनने के लिए आपको आई एम ओके यू आर ओके, मतलब कि आपको जो लोग अन्याय कर रहे हैं, आपके साथ गलत ताल्लुक कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी बनती नहीं, जिसके साथ आपका मतभेद है, मनभेद भी, तो भले ही वो मतभेद रहे, मनभेद रहे, लेकिन दे आर ऑल्सो ओके, दे आर, तो उनकी मान्यता करिए, उनका स्वीकार करिए और उससे आप अपना शुरुआत करिए। तो एक बेसिक मैं आपसे सिद्धांतों की चर्चा कर चुका। इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज, जो बाद में आपको ये आज शाम तक स्लाइड सेट पूरा मिल भी जाएगा। आपके समक्ष है एक क्वेश्चनर, इट इज कॉल्ड assertiveness questionnaire, assessing your behavior, when do you behave non assertively, आपको तय करना है। तो कुछ क्वेश्चन है इधर 2 स्लाइड्स में, ये आपके समक्ष है, आपको मैं 5-7 मिनट दे रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ डिस्कम्फोर्ट आपको तय करना है, जैसे कि आस्किंग फॉर हेल्प, आपको किसी की मदद लेना है किसी कारणवश, तो आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो या अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो व्हेन डू यू बिहेव, मतलब कि ऐसी परिस्थिति में मैं असर्टिव नहीं बन सकता, तो नो पर साइन करिए, आप नो पर टिक मार्क करिए, आई कैनॉट बी असर्टिव, या इफ आई एम कंफर्टेबल मैं यहाँ पर करूँगा। और आपका एक स्कोर आपको तय करना होगा। 1 विल बी यू आर वेरी कंफर्टेबल आस्किंग फॉर हेल्प एंड यू आर अनबेरेबली अनकंफर्टेबल, 5। तो यस और नो में आप सोच के, मतलब कि आपके लिए ये आसान है स्टेटिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि मतभेद जाहिर करने के लिए, विचार भेद प्रकट करने के लिए, असम्मत होने के लिए किसी के साथ आप कितना कंफर्टेबल हो या नहीं हो। कंफर्टेबल हो यू आर असर्टिव, यू आर नहीं, यू आर नॉट, नो, और फिर अपना स्कोर करिए प्रकट। तो आप देखते जाइए, और पहली एक स्लाइड है, कुछ समय के बाद मैं दूसरा भी स्लाइड आपके समक्ष रखूंगा, और बीच अगर आपका कोई सवाल हो जो सिद्धांत मैंने आपको बताया उसके बारे में। अंग्रेजी में उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी करता शायद तो थोड़ा भाषाओं की गड़बड़ होती, लेकिन कोई सवाल का अगर आपको खुलासा चाहिए तो भी आप पूछ सकते हो, टेक योर टाइम। और ये वर्चुअल मीडियम है, वर्कशॉप होता तो चर्चा करते करते आपको ये प्रश्नोत्तरी देते और आपको जवाब लिखने पर सीख देता, लेकिन फिलहाल आप पर्दे पर पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न का वेयर आर यू नॉट कंफर्टेबल, किस बात में आप असर्टिव नहीं हो पाते हो, तो आपकी कमजोरी प्रकट होगी। तो इससे आपकी सुधार की, बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। बीच अगर कोई भी सवाल है अगर आपका, तो आप पूछ भी सकते हो। ये पूरा स्लाइड सेट आपको आज शाम तक मिल जाएगा, तो आप स्व अभ्यास के लिए आज के बाद, क्योंकि ये एक बहुत आवश्यक चीज़ मेरे जीवन में मैंने पाई है लगभग 30 सालों से। और मैं कहीं तालीम तो लेके नहीं आया, लेकिन स्व अभ्यास से इसको मैं अपनाता रहा हूँ। तो कभी ना कभी आपको अपने जीवन बदलाव के लिए ये विषय काम आएगा। तो मैं आपको पूरा स्लाइड सेट देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि सभी सवालों के जवाब देना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण के लिए है। तो कोई भी 1 या 2 पॉइंट्स लीजिए और उसके लिए आप अपना मूल्यांकन करिए, निरीक्षण करिए। सर अभय, या
सर ये जो है ना रिसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग, ओके मैं देख लेता हूँ। रिसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव फीलिंग, जैसे कि मुझे मेरे गुस्से के बारे में व्यक्त करना है, या कोई व्यक्ति गुस्सा है मेरे से और वो अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहते हैं मेरे ऊपर, उसके बारे में। ओके थैंक यू। हरिओम सर, जागृति। हरिओम। हाँ Sir, speaking about something that annoys you, તમારું ઇકોઈંગ થાય છે જાગૃતિ બેન, તમારું ઇકોઈંગ થાય છે, જરા એકવાર બંધ કરીને ફરી ચાલુ કરો ને। अभी ओके सर? अभी भी सर इकोइंग है, लेकिन ओवरऑल कोई आपका सवाल- ओवरऑल हाँ बोलिए। इस बीच में दूसरी स्लाइड एक मिनट, मैं दूसरी स्लाइड बदलता हूँ, उसमें कुछ और सवाल है, इसका भी अवलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, इसका भी जवाब लिखिए। हाँ जागृति बेन बोलिए। अभी सर एक मिनट, सर एक मिनट, क्वेश्चन जागृति बेन हाँ हाँ તમારું ને અભયભાઈનું માંથી બંનેને એકનું માઇક બંધ કરી દો તો આઈકો બંધ થઈ જશે। સર મારું બંધ જ છે સતીશ સર। હા બંધ છે, હમણાં ચાલુ કર્યું, હવે બંધ જ કરી દીધું। હા એટલે સ્પીકર અને માઇક બંને બંધ રાખજો એટલે ઇકો ના થાય। can I ask a question? हाँ बोलो। અને સતીશભાઈ તમે સવાલ પર જરા નજર રાખજો ને, તમને બરાબર સંભળાતું હોય તો Okay. બોલો। Speaking about something that annoys you, એટલે આનો મતલબ એવું છે કે હું એક્સપ્રેસ કરી શકું કે આ મને annoy કરે છે, એ મીનિંગ છે કે એવું છે કે જે વસ્તુ તમને નથી ગમતી એ તમે બોલો છો। હજુ ઇકોઈંગ વધારે છે કોઈ કારણસર? I'm talking about first slide, fifth question. पहली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड में से सवाल है आपको। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन वाला जो स्पीकिंग वाला उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए उसमें। किसके बारे में दोबारा बोलिए, तो अभी भी इकोइंग से बोल समझ सुन रहा हूँ। हाँ, या तो आप है ना एक छोटा सा निर्देश अपना चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि दिस क्वेश्चन, खाली बिगिनिंग 2 वर्ड्स लिख दीजिए तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तब तक हर्षा बेन आपको कोई सवाल है? Sir, dealing with someone who refuses to cooperate. Who refuses to cooperate with us? Okay? Yeah. जैसे पेरेंट्स होते हैं तो चिल्ड्रन को बोलते हैं प्यार से, सब तरह से, बट they refuse to cooperate. Very good question. अच्छा, ये पूरा assertiveness ट्रेनिंग है ना, वो 3 जगह पर का बहुत सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। पेरेंटिंग में, दूसरा होता है आपकी जीवन साथी के साथ, और तीसरा होता है आपका कार्य स्थान में, है ना, इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन। 3 जगह पर इसको सबसे कड़ी परीक्षा की ली जाती है। और फिर चौथा होता है अननोन प्लेसेस, है ना, रेलवे स्टेशन पर गए आप, एयरपोर्ट पर गए, रास्ते पर आप वाहन चला रहे हो, दुकान में कुछ खरीदने के लिए गए, मॉल में गए, तो अननोन प्लेसेस। तो 4 जगह पर आपको असर्टिव बिहेवियर की आवश्यकता होगी। तो पेरेंटिंग में भी आपको इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण, कि बच्चे कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं मेरे, तो इसके बारे में आप आत्मनिरीक्षण करके लिख सकते हो। बच्चे हमारे बहुत बड़े सरदर्द है ना, हेडेक है, मैं समझ रहा हूँ। ओके जागृति बेन, हमें बोली तो। यस सर, नॉर्मली देखा जाता है कि असर्टिव नेचर लोग ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, बिकॉज ऑफ देयर तरीका अच्छा नहीं, तरीका जो सिखाया गया उससे अलग तरीका है ना, ये वामपंथी तरीका है, अलग तरीका है। हजारों में एक व्यक्ति तुमको असर्टिव दिखाई देगा। आप अपना ये अनुभव सोचो कि कोई असर्टिव व्यक्ति आज तक मैंने देखा नहीं, है ना, बहुत कम देखे मैंने, लेकिन 5 नहीं कर सकता। जबकि एग्रेसिव पैसिव एग्रेसिव तो लाखों में है। तो आम तरीका नहीं है ना, कौन पसंद करेगा ये? इसीलिए तो ये लोन वॉरियर कहे जाते हैं। आपको आध्यात्मिकता के बारे में शायद मैंने बताया होगा कि स्पिरिचुअल पर्सन्स आर लोन वॉरियर्स। लोन
अकेले में लड़ते हैं, उनकी भीड़ नहीं होती, इनका पूरा पायदल नहीं होता, लश्कर नहीं होता उनके साथ, अकेले में लड़ते हैं। गांधी जी ने गोली अकेले में खाई, है ना, सोक्रेटिस ने जहर अकेले में पिया, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, अकेले में चढ़ाया गया। कोई 200 लोगों ने साथ में बोला नहीं कि हमको भी लेके चलो ऊपर, हमको भी क्रूस पर चढ़ाओ। तो आध्यात्मिकता का जो पथ है उसको लोन वॉरियर कहा जाए। इस नाम की किताब भी है, लोन वॉरियर, बहुत जानी मानी किताब है। तो उसी तरह एसर्टिवनेस आल्सो इज अ डिफिकल्ट पाथ इन अलोननेस। आपको अकेले में ये यात्रा तय करनी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत तसल्ली कारक होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आत्मनिरीक्षण कर लिया। ये पहला प्रश्न था कि जिसमें आपको तय करना है कि व्हेन डू यू बिहेव नॉन असर्टिवली, और आपने अपना आत्मनिरीक्षण किया। अब मैं थोड़ा आपसे टेक्निकल चर्चा में प्रवेश कर रहा हूं, और वो चर्चा होगी अब असर्टिव कैसे बनना है मुझे। तो 2 अलग अलग मॉडल देने जा रहा हूं मैं। एक मॉडल है जिसको कहा जाता है लैडर स्क्रिप्ट। लैडर स्क्रिप्ट जैसे मैंने समझाया आपको कि असर्टिवनेस इज अ टेक्निकल स्किल, पहले ही आपको सीखना है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, इसको गुजराती हिंदी में नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अध्यात्म हमारा विद्या है। तो अध्यात्म विद्या को, उपनिषद को गुजराती हिंदी में व्यक्त करना आसान है, योग को हिंदी अंग्रेजी हिंदी गुजराती में अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन असर्टिवनेस टेक्निकल है, और थोड़ा जैसे कि मेडिकल साइंस टेक्निकल है, तो शरीर विद्या, शरीर विज्ञान पूरा गुजराती करना आसान नहीं मेरे लिए। उसीलिए इसको भी मैंने गुजराती करना या हिंदी करना आवश्यक नहीं समझा। तो लुक, अरेंज, डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स वाला एक, जैसे कि आप अष्टांग योग का 8 अंगों वाला मार्ग लेते हो, उसी तरह एक एक स्टेप पर आपको सोचना होगा। जैसे कि लुक, सबसे पहले तो आप अपना अधिकार क्या है, आप क्या चाहते हो, और आप क्या कहना चाहते हो, इसके बारे में बराबर स्पष्ट बनिए। ये मेरी आवश्यकता है, दिस इज माई थॉट, दिस इज माई फीलिंग, एंड दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज माई नीड। तो अपनी आवश्यकताओं के बारे में स्पष्टता करिए, चिंतन करते, आत्मचिंतन करते, मनोयत्न करिए। सो लुक फॉर योर राइट्स, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। ओके, अपने विचारों को भी रीअरेंज करिए पूरा का पूरा, क्योंकि आपको विरोध का सामना करना है, लेकिन प्यार से करना है। तो विचारों को भी रीअरेंज करिए, स्ट्रक्चर करिए। खाली मैं जैसे कि किसी को बोल दूं कि मैं ईश्वर में नहीं मानता, यहाँ ईश्वर में मानता हूँ, करने से नहीं चलता। मुझे मेरे विचारों को अभिव्यक्त करना है, प्यार से व्यक्त करना है, तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर देना होगा, अभिव्यक्त करना होगा। तो विचारों की स्पष्टता कर लीजिए। लुक, देन अरेंज। अब मैं जिस व्यक्ति से कुछ कहने जा रहा हूँ, कुछ मांगने जा रहा हूँ, मेरी कुछ इच्छा या विचार रखने जा रहा हूँ, उसके साथ एक म्यूचुअल मीटिंग एट एन एग्रीएबल टाइम एंड प्लेस टू डिस्कस द इश्यू, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे कि क्योंकि दिल में एक गुस्सा भरा हुआ है, तो कहीं भी मौका मिलने पर, बच्चा है आजू बाजू में कहीं खड़ा, तो बच्चे को भी नजरअंदाज, माता पिता को चाहिए कि अगर अपना कोई विवाद आपको चर्चा करना है जीवन साथी के साथ, तो आपका बच्चा आपके आसपास इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए आप दोनों के बीच। तो शयन कक्ष में करिए, या बच्चे को किसी के पास छोड़ करके आप कहीं बाहर निकलिए, ऐसा जगह पसंद करिए जहां बच्चा आपको सुने नहीं। क्योंकि गिजू भाई बधेका कहते थे कि जब माता पिता विवाद करते हैं, घर्षण करते हैं, युद्ध करते हैं, तो बच्चा सब कुछ सुनता है। और कमनसीबी ये होती है कि लड़ते हैं बच्चे के सामने, और लड़ाई का निवारण मतलब कि युद्ध विराम किया जाता है बेडरूम में जब बच्चा नहीं होता है। तो लड़ाई बच्चा देखता है, लेकिन समाधान बच्चा देख नहीं पाता है। तो बच्चे के दिमाग का इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अपने मतभेदों की चर्चा करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए
म्यूचुअली एग्रीएबल टाइम एंड प्लेस। फिर डिफाइन, आपको क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या रजूआत करना है, इसको ऑब्जेक्टिवली, स्पष्टता से, क्योंकि कई बार जो देखा जाता है कि विषय वस्तु और लागणियों का भेड़सेड़ किया जाता है। जैसे कि मैं गुस्सा लेके बोलने जा रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं बिना इसके नहीं रह सकता और मैं तुम्हारा ये वर्तन चलाऊंगा नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी के साथ में आपकी लागणियों का भेड़सेड़ मत करिए। आप जो कहना है स्पष्टता से तय करिए। तो एक नोट बना सकते हो आप, डिफाइन द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, ऑब्जेक्टिवली, विदाउट मिक्सिंग योर इमोशंस इनटू इट। तो ये लैडर पैटर्न है, लैडर स्क्रिप्ट कही जाती है। डिस्क्राइब मतलब कि जिस संघर्ष या समस्या का समाधान आप बहुत लंबे अरसे से सामना कर रहे हो, वो ओवरनाइट एक आपका आवेग व्यक्त करने से, गुस्सा निकाल देने से, एक क्षण का करने से एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक लंबी भूमिका बनाना है, इसीलिए इसको लैडर कहा गया। धीरे धीरे चढ़ान करते जाओ। हो सकता है 1 महीने में, 6 महीने में, 5 सालों में, 15 सालों में कभी ना कभी शांति आएगी। अभी युद्ध है, तो युद्ध से शांति की दिशा में प्रयाण करने के लिए आपको ये लैडर चढ़ना है। इसमें अब बारी आएगी डिस्क्राइब योर फीलिंग्स यूजिंग आई मैसेज। मतलब कि कई बार मुझे ये सिखाया गया है कि सामने वाली व्यक्ति का दोषारोपण करे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई प्रॉब्लम्स, आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ यू। तो यू वाला मैसेज हम हमेशा दोषारोपण वाला तरीका तय कर चुके हैं, क्योंकि ये तरीका हमने हमारे माता पिता से सीखा है, उनको देखा है। जैसे मैंने बोला, तो माता पिता भी परस्पर दोष आरोपण करते रहे, वही देख करके मैं भी करता हूँ। इसके बदले आई, तो यू वाला पूरा तरीका निकाल दीजिए। आई फील हर्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई नीड दिस। तो आई वाला तरीका, उसको कहा जाता है आई मैसेज। फिर एक्सप्रेस योर रिक्वेस्ट सिंपली एंड फॉर्मली। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि या तो एग्रेसिव बन जाते हैं या रोते हैं। तो बहुत परेशानी की बात है जब सामने वाला व्यक्ति कुछ रजुआत करने को आता है, कुछ रिक्वेस्ट करने को आता है, तो रोने लगता है। तो अब कैसे पेश आए उनके साथ, या एग्रेसिव बन जाता है तो कैसे पेश आए। एग्रेसिव बनने वाली व्यक्ति को शांत करना मुश्किल है, उतना ही रोने वाली व्यक्ति को भी शांत करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी किसी के पास आप कोई भी आवश्यकता, कोई भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, तो स्वस्थता धारण करके जाइए। क्लियरली एंड फॉर्मली आपको जो कहना है वो कहना है। एंड फिर री इन्फोर्स, क्योंकि आप बदलाव लाना चाहते हो, आपको ये लगातार कई बार कहना होगा। मैं एक बार पिछले रविवार को हमारी चर्चा में इस बात को रख चुका हूँ और दोबारा दोहराता हूँ इसको कि ये मेरी आवश्यकता है, ये मैं चाहूँगा या ये मैं चाहूँगी। तो हो सकता है कि लगातार प्रयत्न करना होगा। एक प्रयत्न करने से, दूसरा प्रयत्न करने से, तीसरा प्रयत्न करने से अगर आप कार्य नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो हिम्मत मत हारिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, विफल मत होइए। जिसको महर्षि पतंजलि ने योग में कहा दौर्मनस्य, दूरमनता, मतलब कि 2 बार 4 बार, कितनी बार इनको समझाने का, बच्चे को कितनी बार समझाने का, हस्बैंड को कितनी बार समझाने का, बीवी को कितनी बार समझाने का, ये सुनती ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं। तो हारिए मत। reinforce the possibility of what you want again and again. It is called reinforcing. टेक्निकली उसका एक और भी नाम है। तो look, arrange, define, describe, express and reinforce is a ladder script in practicing assertiveness. एक और तरीका बता देता हूँ और फिर सवाल जवाब की जड़ी, और फिर एक आध एक्सरसाइज और मैं देने के लिए सोच रहा हूँ। तो एक दूसरा तरीका है स्किल्स फॉर असर्टिवनेस में, जिसको 7 चरणों में बांटा गया। तो ये भी मनन पूर्वक आपको सीखना होगा। एक एक बात की मैं चर्चा करते जाता हूँ। टेक्निकल है, जैसे कि अहिंसा टेक्निकल शब्द है, आसन टेक्निकल शब्द है, एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग इज नॉट टेक्निकल, वो मेरे लिए रोज की बात है। एग्रेसिविटी इज अ डेली रूटीन फॉर मी, पैसिविटी इज अ डेली रूटीन फॉर मी। वो तो मेरे स्वभाव में है, आदत में है। लेकिन जब आपको असर्टिव बनना है तो आपको एक एक चरण सोच के करना होगा। तो एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन,
और ये वर्णन आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। 7 चरण है। पहला चरण है DESC का मतलब है डिस्क्राइब, एक्सप्रेस, स्पेसिफाई एंड क्लैरिफाई। डिस्क्राइब, जैसे कि किसी व्यक्ति का वर्तन आप देख रहे हो जिससे आप सम्मत नहीं हो, जिसमें आप बदलाव चाहते हो, तो डिस्क्राइब दैट बिहेवियर। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप हर बार गुस्से हो जाते हो या अपनी आवाज को ऊपर करते हो। आदत से बोलना है आपको, वो बाद में आएगी बात, लेकिन डिस्क्राइब करिए उस बिहेवियर को एंड व्हाई दैट बिहेवियर है। तो पहले तो वो वर्तन स्पष्ट करिए। वर्तन स्पष्ट करिए तो उसमें एक सीख दी जाती है आपको। वर्तन और व्यक्ति को अलग करिए। आप पसंद नहीं करते हो वर्तन को। कमनसीब ये होता है कि वर्तन को पसंद न करते करते हम व्यक्ति की अवहेलना या तिरस्कार करने लगते हैं। तो डिस्क्राइब दैट बिहेवियर, एक्सप्रेस व्हाई दिस बिहेवियर इज ए प्रॉब्लम। मैं क्यों इससे नाराज हूं, या ये मुझे क्यों पसंद नहीं है, या मैं क्यों इसमें बदलाव चाहूंगा। और स्पेसिफाई दैट चेंज, वो चेंज आपको स्पेसिफाई करना होगा। मतलब कि ये वाला बदलाव मैं चाहता हूँ। जब भी मेरे से बात करेंगे आप शांति से करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। और फिर क्लैरिफाई, अगर ये बदलाव जो मैं आपको व्यक्त कर चुका हूँ, ये बदलाव आप नहीं लाएंगे तो इससे क्या समस्या होगी, इसको भी कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्लैरिफाई करिए। तो डिस्क्राइब द बिहेवियर, एक्सप्रेस इन क्लियर टर्म्स व्हाई दिस बिहेवियर इज ए प्रॉब्लम। स्पेसिफाई, जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे पुट डाउन कर रहा है, लगातार हर बार मुझे इडियट बोलता है, या मैं तुमको पसंद नहीं करता, या तुमको कोई भी काम नहीं आता, तुम गलतियां बहुत करते हो। तो उस बिहेवियर को, व्यक्ति को नहीं, वो वर्तन को डिस्क्राइब करो और क्लियरली एक्सप्रेस करो कि वो आपको कैसे हानि कर रहा है, आपको कैसे हर्ट कर रहा है, और आप क्या बदलाव चाहोगे। जैसे कि मेरी गलतियां हो सकती है, लेकिन वो गलतियां बताने का अंदाज, तरीका अलग पसंद करिए आप। ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके मेरी आत्म हानि हो रही है, आत्मा गौरव की हानि हो रही है। तो स्पेसिफाई, और अगर ये बदलाव नहीं आएगा तो मैं अच्छे से काम आपसे नहीं कर पाऊंगा और हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो क्लैरिफाई द कंसिक्वेंसेस व्हेन द डिजायर्ड चेंज इज नॉट इफेक्टेड। दिस इज कॉल्ड DESC। ये पहला चरण है। तो यहाँ से आपने, जैसे कि आप यम से शुरू करते हो, यहाँ पर आपने, मैं जैसे आपको समझा चुका हूँ, वर्तन और व्यक्ति को अलग कर दीजिए और वर्तन को स्पेसिफाई करिए, डिस्क्राइब करिए, एक्सप्रेस करिए, और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन। फिर है ब्रोकन रिकॉर्ड। ब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब होता है एक प्रयत्न से अगर आप सफल नहीं हुए तो हिम्मत मत हारिए, छोड़ मत दीजिए। पैसिव व्यक्ति होगा तो छोड़ देगा, एग्रेसिव व्यक्ति होगा तो अब वो सामने वाली व्यक्ति के वर्तन के लिए और एग्रेसिव बनेगा और गालियां देगा, और एग्रेसिव वर्तन लगातार बढ़ता जाएगा उसका। तो इससे आपका काम नहीं बनेगा, बीइंग एग्रेसिव और पैसिव। आपको क्या करना है, ब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब होता है आपका संवाद चल रहा है, लेकिन संवाद में कोई विकास नहीं हो रहा, प्रगति नहीं हो रही। सामने वाला व्यक्ति, आपने जो रजुआत की, रिक्वेस्ट किया, उसको वो बदलाव ला नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेक करिए संवाद को और बोलिए, मैं पिछली बार चर्चा में आपको बोल चुका हूँ कि आप ये बदलाव लाइए, ये करिए। अगर एक हरफ भी मुझे ध्यान में आएगा कि आप बदलाव ला रहे हो तो मैं संवाद आगे जारी रखूंगा, नहीं तो मेरा आग्रह है कि पहले वो बदलाव लाइए, मेरे से बात करने का सुधारिए। मेरा काम अगर आप सुधारना चाहते हो तो पहले मेरे साथ अच्छे से पेश आइए, ये मैं चाहूँगा। अच्छे से पेश आइए, मेरे लिए अपमानकारी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये मेरा आग्रह रहेगा। दूसरी मीटिंग में बोलिए, तीसरी मीटिंग में गो ऑन रिपीटिंग योर डिमांड, योर रिक्वेस्ट, योर खास करके जो लोग एग्रेसिव है उनके साथ वर्तन व्यवहार, उनको तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बताएंगे कि ये मेरे दिल को चुभ रहा है और आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन रिकॉर्ड। रिपीट व्हाट यू वांट एवरी टाइम टू रीइंफोर्स। फिर है फॉगिंग। फॉगिंग का मतलब होता है
आपका संवाद चल रहा है बदलाव के लिए, लेकिन नहीं कुछ हो रहा, या आपके ऊपर एक दबाव लाया जा रहा कि तुम बदलो पहले, या तुम ये पहले करो, तुम परिणाम अच्छा लाओ, तुम काम अच्छा करो, या ये करके दिखाओ, तो तुम्हारे पास अब अपेक्षा रखी जा रही है, जो तुम कर सकते हो इससे ज्यादा है। सामने वाला व्यक्ति एग्रेसिव है, तुम पैसिव हो और ना नहीं कह सकते, जैसे कि लगातार तुम भूल कर रहे हो, ये तुमको कोस रहा है, और फिर भी वो कामों की झड़ी तुम्हारे पर बरसा रहा है, एक के ऊपर और काम दे जा रहा है। तो कई सारे काम कर रहे हो आप, और इससे तय है कि आपकी गलतियां और बढ़ेगी, तो अब ना बोलना होगा, ये मेरे लिए करना मुमकिन नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मैं किसी एक युवान व्यक्ति फिलहाल अमेरिका में है, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उनका एक काम के लिए नियुक्ति किया गया और उनके ऊपर ऑपरेशंस के लिए नियुक्ति किया गया, और रिसर्च में भी उसके बाद काम अपेक्षा की जा रही है, कई सारे काम उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। तो जब तुम्हारी अपेक्षा से ज़्यादा तुम्हारे पर जिम्मेवारी या काम डाला जा रहा है, तो आर्ट ऑफ सेइंग नो, पोलाइटली नो, ना कह दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी क्षमता से ऊपरवट है, या ये करने से मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे फिजिकल हेल्थ, मेरी नींद खराब होगी, मैं खा नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी चैन नहीं, मैं गंवा चुका हूँ, मैं खुशी को गंवा चुका हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फॉगिंग इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। ओके, तो ब्रोकन रिकॉर्ड, फॉगिंग, फिर है नेगेटिव इंक्वायरी। नेगेटिव इंक्वायरी का मतलब है कि तुम्हारी कुछ टीका की गई, तो जैसे कि यू आर एन इडियट, या यू मेक सो मेनी मिस्टेक्स, तो आप उस इडियट शब्द को लीजिए, ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अब तरीका आपको एक थोड़ा मार्मिक तरीका लेना है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं इडियट हूँ, ओके, दिस इज नाइस वर्ड, आई लव इट। ये शब्द मैं भी कई बार सुन चुका हूँ औरों के बारे में, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ये शब्द का प्रयोग किया गया था। तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए कि व्हाई एम आई एन इडियट। या कोई मुझे कह रहा है कि तुम बहुत भूल करते हो, तुमको काम करना ठीक से नहीं आता। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं भूल बहुत करता हूँ, मेरे काम ठीक नहीं होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा स्पष्ट करिए ये कैसे, आप क्यों कह रहे हो, तो गिव मी अ फीडबैक, है ना। तो अपना ही जो क्रिटिसिज्म किया गया, जो टीका की गई, उसी के बारे में मार्मिक रूप से, बुरा न लगाते हुए, ठेस न लगाते हुए, है ना, रूठते हुए नहीं, मार्मिक रूप से कहे, अच्छा ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इट्स अ फनी वे, लेकिन ये बहुत कामयाब होता है कई बार, क्योंकि मैं समय पालन में बहुत ही बेदरकार इंसान हूँ। तो कई बार मेरे मित्रों के साथ मेरी मुठभेड़ हो जाती है, मेरी सब लोगों के बीच में, फिर मुझे डांटा जाता है, मेरे अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। तो तुम कभी समय पालन करते नहीं, समय पालन में मानते नहीं, तुम्हारी वजह से कई लोगों को कितनी परेशानी होती है, इसको तुम समझते नहीं। तो उसी से मैं शुरू करता हूँ हंसते हंसते। तो डिसाइड अ ह्यूमरस वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिसिज्म गिवन टू यू। एक तुम्हारे लिए जो अपमान सूचक शब्द उपयोग किया गया है, उसे ठेस लगाने के बदले तुम उधर से शुरू करो और फीडबैक मांगो सामने वाली व्यक्ति का। खास करके जो लोग एग्रेसिव है, बॉसी है आपके जीवन में, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, आपके शिक्षक हो सकते हैं, तो थोड़ा ह्यूमरस तरीका लीजिए, और इससे आप, अब यू आर ऑलवेज लेट, आपको बोल दिया गया, तो यू आर ऑलवेज लेट, तो आप वहीं से शुरू करिए। अच्छा, आप कह रहे हो मैं हमेशा लेट आता हूँ, तो सर आप देखेंगे कि आप हाजिरी पत्रक निकालेंगे, चलो तय कर लेते हैं कि मैं 7-6 में से कितने दिन लेट होता हूँ, या 30 में से कितने दिन लेट होता हूँ, तो चलो ना उधर से शुरुआत करें। तो ये नेगेटिव तरीका हो गया, नेगेटिव इंक्वायरी। उसी के साथ मिलता हुआ दूसरा एक शब्द है नेगेटिव एसर्शन। नेगेटिव एसर्शन का मतलब ये, जो टीका मेरे पर की गई कि तुम समय पालन ठीक से नहीं करते, तो मैं क्या करता हूँ कि उसका मैं स्वीकार कर लेता है, आई एग्री विथ यू। आप सब लोग 2 बजे से इधर आके बैठे हो, मैं 3:30 बजे आया हुआ हूँ, तो ये गलती है, ये मेरी खामी है, मैं समझ सकता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, या ये मेरा फिलोसॉफिकल स्टैंड है। समझ लीजिए आप मैं जो कहने जा रहा हूँ,
कि मैं हमेशा जब समय पालन की बात आती है, जो कामों में समय पालन जरूरी है मैं कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ पर थोड़ा फ्रीडम हो सकता है कि हम कमाटी बाग में शाम को 6 बजे एक सोशल गैदरिंग, एक पिकनिक कर रहे हैं और मेरे पास उम्मीद किया जाता है कि 6 बजे तुम आओ, मैं 6 के बदले 7 बजे जाता हूँ। तो मैं ऐसे कामों का उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे पर टीका की झड़ी बरसाई जाती है। तो नेगेटिव असर्शन में मैं आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई एक्सेप्ट दैट आई एम लेट, बट आई हैव अ फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट अबाउट बीइंग लेट हियर। तो कई बार मैं खलील जिब्रान का उदाहरण देते हुए मेरा फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट समझाता हूँ लोगों को। तो नेगेटिव असर्शन इज एक्सेप्टिंग दैट नोबडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। मैं कई बातों में मैं अपने आप को सुधार चुका हूँ, ये एक बात है कि जिसमें मुझे और सुधारना है अपने आप को। तो नेगेटिव इंक्वायरी एंड नेगेटिव असर्शन में 2 तफावत समझ लीजिए। नेगेटिव इंक्वायरी में आपको जो अपमान सूचक शब्द उपयोग किया गया उसका आप खुलासा मांगेंगे, और नेगेटिव असर्शन में आप स्वीकार करेंगे कि सही में मेरे में ये कमी है और आवश्यकता पड़ने पर मैं सुधारूंगा भी, लेकिन इसका ये कारण है। तो नेगेटिव असर्शन। फिर है आई स्टेटमेंट, जो आई मैसेज पहले चर्चा की कि इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हर्ट मी से आई फील हर्ट, है ना। जब आप ऐसा करते हो तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, मेरे दिल को ठेस पहुंचती है, बट यू ऑलवेज हर्ट मी, यू आर द कॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स। अगर आप दोषारोपण सामने वाली व्यक्ति पर करेंगे तो वो एग्रेसिव हो सकता है, या पैसिव होगा तो इसको डिप्रेशन हो सकता है। तो आई स्टेटमेंट का मतलब होता है जिम्मेवारी तुमको लेना है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस, क्योंकि कोई मुझे हानि नहीं कर सकता, ईजा नहीं पहुंचा सकता, मेरे हृदय को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैंने खुद ने ये मेरी पसंदगी है कि मैंने अधिकार किसी को दे दिया हुआ है। तो when I feel hurt, it is my responsibility, it is my action, not somebody's action. तो आई स्टेटमेंट से आप अपना स्थिति स्पष्ट करिए। और अंतिम है डिसएग्रीइंग ग्रेसफुली, मतलब कि अगर विचारों में मतांतर है, विचारों में और मतों में अंतर है, मान्यताओं में अंतर है, श्रद्धा के विषय में अंतर है आपका किसी के साथ, तो ये आपका मनभेद नहीं बनना चाहिए, मनभेद नहीं बनना चाहिए। और मतभेद को आप ग्रेसफुल्ली आप व्यक्त कर सकते हो। मैं अलग मानता हूँ, मैं अलग सोचता हूँ और तुम्हारी सोच से मेरी सोच अलग है, तो 2 समांतर विचारधाराएं हैं और कोई जरूरी नहीं आप मेरे से सम्मत होइए, मैं आपसे सम्मत होऊंगा। मतलब किसी को मुझे बदलना नहीं है, किसी का सुन के मुझे बदलना नहीं है। तो किसी की विचारधारा को मैं अगर बिल्कुल स्वीकार कर लेता हूँ, हार स्वीकार करते हुए, तो मैं पैसिव व्यक्तित्व हूँ और मैं अति आग्रही बनता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा करना है, ये मानना ही है, आपको निरीश्वरवादी बनना ही है बनना, तो मैं एग्रेसिव हूँ। तो मत या विचारों में अंतर प्रकट करने के लिए न पैसिव बनिए न एग्रेसिव बनिए, बीच वाला रास्ता चुनिए। समांतर रहेंगे, आप अपनी मान्यताओं पर स्थिर, मैं मेरी मान्यताओं पर स्थिर, और हमारी मित्रता कायम रहेगी। तो ये एक तरीका आपको असर्टिवनेस का 7 चरण वाला बताया। पहले अगर इसमें आपको कोई सवाल होंगे तो बाद में मैं एक दूसरा, जो लोग सवाल पूछना नहीं चाहते, दूसरी प्रश्नोत्तरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको ये तय करना है कि किस व्यक्तियों से आपको परेशानी है, किसके साथ आप नॉन असर्टिव, मतलब किसके साथ आपका एग्रेशन या पैसिविटी बनता है। तो शुरू करिए पेरेंट्स से, फेलो वर्कर से या क्लासमेट से, स्ट्रेंजर से, अपने जीवन साथी से, अपने बॉस से, या आपको काम में रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, रिलेटिव्स, योर ओन चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड एक्वेंटेंसेस एंड अदर्स। अगर आप असर्टिव हो तो यस में टिक करिए। आर यू असर्टिव विथ योर पेरेंट्स? आप अपनी कोई भी डिमांड, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी लागनी स्वस्थता से व्यक्त कर पाते हो तो यस में टिक करिए। अगर ना में कर दिया तो आपको 1 से 5 में आपको स्कोर करना होगा। तो ये जस्ट 1 स्लाइड, जो लोग सवाल पूछना नहीं चाहते उनके लिए।
बाकी कोई भी सवाल हो आपका। એક ક્વેશ્ચન હતો. યસ, કન્ફ્યુઝન છે મને જે લાસ્ટ સ્લાઇડ ગઈ ને એમાં નેગેટિવ ઇન્ક્વાયરી અને નેગેટિવ અસેશન્સ. કેમ કે નેગેટિવ ઇન્ક્વાયરી જ્યારે કરીએ તો ઘણી વખત સામેવાળા વ્યક્તિ પેસિવ અગ્રેશન હોય તો તરત જ ગુસ્સો વધી જાય. ના નેગેટિવ એસર્શન કહો છો ને? હા, એ બેમાં કન્ફ્યુઝન છે કે મતલબ નેગેટિવ ઇન્ક્વાયરી ને એસર્શન. Oh, inquiry is asking for a feedback for a comment made on you. I'll repeat again. હા. Inquiry, negative inquiry is a feedback asked for a comment, a negative comment made on you. For example, you are an idiot. Okay. ये तो एक या तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ, तुम काम ठीक से नहीं करते। अच्छा, मैं काम ठीक से नहीं करता। ओहो, तो चलो अब बैठ के तय कर लेंगे आज कि अगर आप स्पष्टता करेंगे कि मैं काम से क्यों काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ या क्या काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, तो बदलाव लाने में मुझे आसानी होगी। तो चलो मैं काम ठीक से नहीं करता या व्हाई आई एम एन इडियट। ओके, तो कैन यू क्लैरिफाई, कैन यू मेक इट मोर क्लियर टू मी सो दैट आई कैन बी मोर स्पेसिफिक। बिकॉज मैं हर बात में इडियट नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है मैं स्कूल की पढ़ाई में इडियट हूँ, है ना। चौथी कक्षा में था, मेरे एक शिक्षक थे मोहन भाई, तो एक बार उन्होंने कुछ काम सौंपा मुझे, ब्लैक बोर्ड खाली साफ करना था, सिंपल ब्लैक बोर्ड क्लीन करना था। उस जमाने में शिक्षक होते थे महाराजा क्लासरूम के, छोटा भी काम नहीं करते थे, कुर्सी पर बैठते थे और किसी भी एक बच्चे को बोलते खड़े हो जाओ और साफ कर लो ब्लैक बोर्ड। तो मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था। तो करने के बाद जब मैं मेरी सीट पर वापस जा रहा था तो इन्होंने बोला, इडियट हो क्या, ऐसे साफ करते हो क्या, आता नहीं क्या इतना काम। तो सर मुझे पता, मैं इतना मेरे से जितना हुआ मैं कर चुका, क्योंकि मेरी हाइट कम है, मैं ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका सर। तो ठीक है, वो नेगेटिव एसर्शन हो गया, समझो आप, नेगेटिव एसर्शन। नेगेटिव असर मेरी ऊंचाई कम होने के कारण मैं ऊपर वाला ब्लैक बोर्ड साफ नहीं कर पाया, लेकिन नीचे वाला तो किया हुआ है सर, वहां पर मेरी क्या कमी है वो अगर आप बताएंगे तो अगली बार मैं अच्छी तरह से करूंगा, समझे। तो इंक्वायरी इज आस्किंग फॉर अ फीडबैक फॉर अ कमेंट मेड ऑन यू एंड असर्शन इज यू एक्सेप्ट दैट दिस इज माय वीकनेस, ये मेरी कमजोरी है, स्वीकार कर लो, है ना। तो स्वीकार कर लेने से क्या होता है, सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। पति पत्नी के साथ होता है या माता पिता के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। तो बच्चा कई बार बोलता है तुम हर बार मेरे से गुस्से से पेश आते हो, बच्चे ने कह दिया, है ना। तो बच्चा नाराज है, रूठा हुआ है, रो रहा है। तो बच्चे को कह दिया, अरे मैं सॉरी, ये मुझे चुभा, मैं गुस्से से पेश आता हूँ तुमसे, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो दिस इज नेगेटिव असर्शन, है ना। तो ये मेरी कमजोरी है, गुस्सा स्वीकार कर लिया, दैट इज नेगेटिव असर्शन। और बच्चा जब बोलता है कि तुम गुस्से से बहुत पेश आते हो, तो मैं अगर पूछूंगा, अच्छा तुम देखो मैं हर बार तो आवाज ऊंची नहीं करता, तो क्यों तुमको ये कहना पड़ा कि हर बार गुस्से से पेश आते हो, वो नेगेटिव इंक्वायरी हो गई। तो 4 जो टेक्निकल वर्ड्स है आप ठीक से समझिए, तो ये कभी काम आएंगे आपको अपने बदलाव में। yes. હરિઓમ સર, હરિઓમ। તમે કીધું ને એવું બધાને આપણે એવું મતલબ સામાન્ય વ્યક્તિનો દુરાગ્રહ જ હોય કે ના આમ જ કરવાનું, અને આપણે કહીએ આપણી રીત પણ ના હોય અને સમજાવીએ, તમે જે બધા પોઈન્ટ્સ કીધા એ રીતે પોલાઇટલી તો પણ એ દુરાગ્રહ જ રાખે, તો કેવી રીતે એને ફેસ કરવાનું? ના તો પછી ક્યાં તો તમારો દુરાગ્રહ છોડવાનો રહેશે, બ્રોકન રેકોર્ડ, એ વારંવાર તમે આગ્રહ રાખો, દુરાગ્રહ છોડશો તો મને વાત કરતા ફાવશે, બરાબર ને। જે બાબત પણ દુરાગ્રહની સ્પષ્ટતા કરી લેજો। હા, દાખલા તરીકે હું કોઈ વ્યક્તિ તમાકુ ખાઈને ગમે ત્યાં પિચકારી મારતા હોય, એ મારા સ્વજન હોય, તો દર વખતે મારે એમને કહેવાનું હોય કે નહીં તમારે તમાકુ બંધ કરો અથવા થૂકવાનું બંધ કરો। તો દરેક વખતે જેવા મારી પાસે આવે એમ કહું કે તમાકુ તમે બંધ કર્યો અથવા તો થૂકવાનું બંધ કર્યું, તો એ મારો દુરાગ્રહ નહીં કહેવાશે। એટલે સામેની વ્યક્તિનો દુરાગ્રહ છે એવું તમારે ઓબ્જેક્ટિવલી નક્કી કરવાનું, અને ત્યાર પછી તમે એમને કહો ઓબ્જેક્ટિવલી
કે આ દુરાગ્રહ દૂર કરશો તો મને આગળ વધતા સારું ભાવે, તો આપણા સંબંધોને આગળ વધારીએ. તો તમે એને બ્રોકન રેકોર્ડ વારંવાર તમે ઇન્સિસ્ટ કરો, બરાબર? તો બરાબર, તમે હિંમત હારશો નહીં, કેમ કે પથ્થરને પણ દોરડું ઘસવાથી ઘસારો પહોંચે છે. તો આગ્રહીપણાથી સામેના વ્યક્તિને બદલાય જ છૂટકો, હિંમત નહીં હારશો, બરાબર ને? હા, એટલે હિંમત તો નહીં હારવાની. અને એ વખતે દોરડા તરીકે એક અલ્ટિમેટ ટ્રુથ, એટલે તમે જે કીધું ને એ શું કહેવાય, એથિકલી જે સાચું હોય એ પકડીને દુરાગ્રહ જેટલું રાખવું. આપણે આમાં એથિક્સ નથી લાવતા, આપણે આમાં એથિક્સ નથી લાવતા વચ્ચે. ના, એટલે થૂકવું યોગ્ય નથી જ નથી, એટલે તો આપણે એને આગ્રહ કરવો જ પડે ને એમ. હા હા, એટલે મેં શરૂઆતની પહેલા ના, એથિક્સમાં છે ને, માતા પિતાનું તમારે સાંભળવું જોઈએ, માતા પિતા કે એ તમારે સ્વીકારવું જોઈએ અને એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. આ એથિક્સ થઈ ગયું, આ નૈતિક સિદ્ધાંત થયો. નૈતિક સિદ્ધાંત એસર્ટિવનેસમાં આડે આવે છે. એટલે માતા પિતાનું કઈ પછી તમને મંજૂર ના હોય તો તમે કહી નહીં શકો પછી એમને, બરાબર ને? તો નૈતિકતાને વચ્ચે નહીં લાવવી કદી પણ. હા, પણ એટલે એ જે હાયર ઓથોરિટી હોય, એટલે એ આપણે તો એ વન ડાઉન પોઝિશન હોય, એટલે એ રહેવાનું જ ને. ના, પણ આપણે હવે જીવનના એક ક્ષેત્રમાં એ વન અપ છે એવું નક્કી કરી દેવાનું. જીવનના ક્ષેત્રમાં, દાખલા તરીકે મારા શિક્ષક જે વિદ્યા ભણાવે છે એના પૂરતા એ મારાથી વન અપ છે, પણ બીજા બધામાં એ મારી સાથે બરોબરી ના છે, બરાબર ને? મારા શિક્ષકો સાથે મારો આ પ્રકારનો નાતો રહ્યો છે અને એટલા માટે હું જે કંઈ ભણી શક્યો, શીખી શક્યો એ થઈ શક્યું છે. તો શિક્ષક સાથે માત્ર ક્લાસરૂમની અંદર બેઠા હોય ત્યારે તમે શીખતા શીખતા તમે વન અપ અને વન ડાઉન લો. બાકીના બધામાં તમે બરોબરીનો જીવનસાથી સાથે, તમારા બોસ સાથે, બધા સાથે, અથવા મારી સાથે જે લોકો કામ કરો છો એ બધાને પણ ખ્યાલ હશે કે આપણે ઊંચ નીચના ભેદભાવો છોડીએ, વન અપ વન ડાઉન, કેમ કે આમાં જ એગ્રેસિવિટી અને પેસિવિટી આવે છે. તો સમાંતર આપણે આગ્રહ રાખવાનો કે ભલે તમે વ્યવહારુ રીતે મારા બોસ છો, મારા માતા પિતા છો, મારા વડીલ છો, મારા ગુરુ છો, મારા શિક્ષક છો, પણ આપણે સમાન સ્તરના છીએ, માનવ છીએ અને મારી સાથે તમે સન્માનથી વર્તો એવું હું ઈચ્છું, એવું તમે કહી શકો છો. તો સમાનતાના સંબંધો, ઊંચ નીચના નહીં. આ એસર્ટિવનેસનો એક સિદ્ધાંત છે. ઓકે સર. એટલે એમાં જ પછી માન સન્માન આવે ને, એમ કે તમે માન નથી રાખતા, તમે આટલું મતલબ એમને રિસ્પેક્ટ નથી આપતા કે એવું બધું થઈ શકે. એવું નથી થઈ. ના 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 ના, પછી ખુલાસો અપાય ને આપણે. નેગેટિવ એસર્શન, દાખલા તરીકે હું તમને માન નથી આપતો એવું તમને લાગી શકે છે, બરાબર ને? ગુરુજી જોડે મારો બહુ ઉગ્ર વાદ વિવાદ થતો, ત્યારે ગુરુજીને હું બહુ હસતા હસતા કહેતો, પછી જે નેગેટિવ એસર્શન આવે છે ને, એમાંથી એક શબ્દ પ્રયોગ કરી રહ્યો છું, નેગેટિવ એસર્શન. ગુરુજી, હું તમારું માન નથી રાખતો એવું તમને લાગી શકે છે, તમારા વિચારોથી મારો બહુ ઉગ્ર ભેદ છે, તો ગુરુજી સન્માનના ઠેકાણે છે અને વિચાર ભેદની જગ્યાએ છે. બરાબર. એ સ્પષ્ટતા કરતા આપણને આવડવી જોઈએ એસર્શનમાં. ઓકે, જાગૃતિબેન નો અવાજ બરાબર થયો તો ફરી પૂછી શકો છો. હરિઓમ સર. હરિઓમ. હા, મેં એમાં મૂક્યું હતું સર ક્વેશ્ચનમાં, જે સ્પીકિંગ, આઈ જસ્ટ ગો બેક ટુ ધ પ્રીવિયસ સ્લાઇડ. ઇટ વોઝ સ્પીકિંગ અબાઉટ સમથિંગ ધેટ એનોયઝ યુ. તો આને મને ખાલી સમજવાનું એવું હતું કે સ્પીકિંગ અબાઉટ સમથિંગ ધેટ, એટલે જે મને એનોય કરે છે, હું એ વાતને બોલું છું કે જે મને એનોય કરે છે એને હું નથી લેતી. વોટ ઇઝ ધ એક્સપ્લેનેશન ફોર ઇટ? સામેની વ્યક્તિનું કઈક વર્તન તમને ગુસ્સો આપે છે, ચીડ પેદા કરે છે, એ કન્સિસ્ટન્ટ વર્તન છે, એકનું એક વર્તન એ વારંવાર દર વખતે કરે છે અને એમાં તમે બદલાવ ઈચ્છો છો. દાખલા તરીકે તમારું બાળક, અથવા સાથે બંને, અથવા ઓફિસની અંદર ઘણીવાર બનતું હોય છે કોઈ એક વ્યક્તિ, પણ ઘરમાં આપણે કૌટુંબિક પરિસ્થિતિમાં આપણું બાળક અથવા તો આપણા જીવનસાથી એક જ પ્રકારનું વર્તન વારંવાર કરે અને એ આપણને ગુસ્સો આપે, એ આપણને ચીડ પેદા કરે, એ આપણી પાસે ઇમ્પલ્સ પેદા કરાવે, ત્યારે આપણે સ્વસ્થ રીતે એ વર્તન જુદું પાડીને વ્યક્તિને તિરસ્કાર કર્યા વગર વ્યક્તિને કહી શકાય કે આ વર્તનથી મને કાયમ ગુસ્સો ચડે છે, તો પ્લીઝ એમાં થોડો બદલાવ ઈચ્છું. એ મુદ્દો અહીંયા રજૂ કરવામાં આવેલો છે. આપણો ડે ટુ ડે ઇસ્યુ છે. ઘણા વ્યક્તિઓ આપણને ઇરિટેન્સ હોય છે એવું કહીએ છે ને, અમુક વ્યક્તિઓ મારા જીવનમાં ઇરિટેન્ટ છે, ઉनको બદલના હે મુझे.
તો સર એક બીજું આની જે સેકન્ડ સ્લાઇડ હતી ને એ મારાથી મિસ થઈ, જે પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનની હતી, ઇફ યુ કેન પુટ ઇટ અગેન. ओके, तो मैं पूर्णाहुति की दिशा में प्रयाण कर रहा हूँ, चर्चा थोड़ी अधूरी छोड़ रहा हूँ। और आ प्रश्न आ स्लाइड જોઈ લેશો। યસ સર. तो इसके बाद में एक और स्लाइड में रखता हूँ और फिर एक साथ छोटा सा सिद्धांत और आज की चर्चा पूरी करेंगे। मैं अधूरा रख रहा हूँ विषय, अगले रविवार को पूर्णाहुति हो जाएगी थोड़ी टेक्निकल विषयों की चर्चा के साथ। तो अब मैं स्लाइड बदल सकता हूँ जागृति बेन? યસ સર. ओके, तो एक सिद्धांत सीखेंगे असर्टिव बिहेवियर में। तो जो मुश्किल हमको हमेशा पड़ती है कि औरों का गुस्सा सामना करने के लिए, हर व्यक्ति की है, क्योंकि कमजोरी रही कि माता पिता का गुस्सा मेरे लिए, मेरे पिता का गुस्सा मेरे लिए सबसे हानिकारक बचपन में रहा, जिससे मैं बहुत हर्ट होता रहा। और क्योंकि मैं पिता का गुस्सा सहन नहीं कर पाया, वो किस्सा तो भूतकाल बन गया, बचपन बन गया मेरा, लेकिन वही चीज मेरा वायरिंग बन गया। और ऐसा होता है कि आज कोई भी व्यक्ति मेरे से गुस्सा होते हैं तो मैं उनको सहन नहीं कर पाता हूँ। वो एग्रेसिव है, मैं पैसिव बन जाता हूँ। वो वन अप है जो गुस्सा करता है, मैं वन डाउन हूँ जो गुस्सा झेलता हूँ और हर्ट होता हूँ। और फिर दो व्यक्तियों के संबंधों में एक तनाव बन जाता है। तो गुस्सा करने वाला और गुस्सा झेलने वाला, मैं बन गया गुस्सा झेलने वाला। तो अगर आप गुस्सा करने वाले हो तो आप एग्रेसिव हो, आप गुस्सा झेलने वाले हो तो आप पैसिव हो। तो एक सीख हमको सामाजिक संबंधों में असर्टिवनेस में प्राप्त कर लेना है, वो है हाउ टू डील विथ एंगर, डिफ्यूज एंगर। कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ द एंग्री स्पीकर। जो व्यक्ति तुमसे गुस्सा कर रहा है वो गुस्सा क्यों कर रहा है, तो उसका स्टैंड पॉइंट समझना है मुझे। तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति को गुस्सा करने का अधिकार है, वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ व्यक्त करना चाहता है। तो मैं लिसनर हूं, मैं रिसीवर नहीं हूं। दो शब्दों के बीच तफावत समझिए। आई एम ए लिसनर, मैं उसका गुस्सा सुन रहा हूं, लेकिन मैं उसका गुस्सा झेल नहीं रहा हूं। कम नसीब से ये होता है कि मैं सुनता नहीं, मैं झेलता हूं, झेलता हूं। तो झेलना नहीं है, आपको सुनना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अधिकार उस व्यक्ति को दीजिए, उसका सम्मान कीजिए कि उसको गुस्सा होने का अधिकार है। जैसे कोई भी कारण हो सकता है कि मेरे काम में कोई गड़बड़ हो गई, तो व्हाई इज द पर्सन एंग्री टू वेंट, उसके दिमाग में कहीं और कुछ लागनी है जो वो निकालना चाहता है। अपना धुंधवाट, अपना इरिटेबिलिटी, अपना गुस्सा कुछ है उसके दिल में जो निकालना चाहता है। तो ये प्रेशर कुकर का वाल है, खुला हुआ है, गुस्सा निकाल रहा है, तो निकलने दीजिए। क्योंकि अगर वो निकालेगा नहीं तो उस व्यक्ति को हानि होगी। टू गेट द लिसनर्स अटेंशन, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, मैं उसको सुन रहा नहीं रहा था, उसका कहा मान नहीं रहा था। जैसे कि माता पिता बच्चे को लगातार कहते थे टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, वो बच्चे ने बंद नहीं किया। तो अब माता पिता के पास विकल्प बचता है गुस्सा होने का। तो टू गेट लिसनर्स अटेंशन, टू बी हर्ड, जैसे कि पति पत्नी के बीच होता है कि कुछ कहना है मुझे, मेरी लागनियों को व्यक्त करना है, मेरे विचारों को व्यक्त करना है, मैं हर्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ और ये मुझे कहना है, लेकिन कहने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये मौका मुझे चाहिए। तो इम्पल्स है गुस्सा एक जो लगातार अंदर भरा हुआ है, वो निकालने का प्रयास है। एंड टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि एक मान्यता लेकर को इसकी चर्चा मैं अगले रविवार को करने वाला हूँ। एक मान्यता को लेकर चलते हैं हम हमेशा कि ना मुझे कोई समझ सकता है, मेरा दिल का दुख दर्द कोई समझ नहीं सकता। आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, मुझे समझिए, मेरे साथ वार्तालाप करिए, यानी मेरे दिल में कुछ दुख है, दर्द है, वो व्यक्त करना चाहता हूँ। जब आदमी अपना दुख और दर्द व्यक्त नहीं कर पाता तो ये गुस्सा व्यक्त करता है, गुस्सा का मार्ग पसंद करता है। तो हो सकता है कि वो पैसिव एग्रेसिव व्यक्ति है, दिल में फंसी हुई कई बात पैसिविटी के कारण वो झेलता रहा, लगातार झेलता रहा,
जैसे कि कुटुंब में अपमान होता रहा, कुटुंब में मान हानि होती रही, लगातार एक सर्वेंट की तरह, एक मजदूर की तरह उसके पास कामगिरी करवाई गई, तो उसके दिल में इंसानियत थी, मनुष्य की भांति उसका स्वीकार होना चाहिए था कुटुंब में, वो नहीं किया गया, तो उसकी लागणी को हानि पहुंची है, अब ये व्यक्त करना चाहती है, तो अब ये गुस्सा प्रकट करती है। तो पैसिव एग्रेसिव है या एग्रेसिव है, और बचपन से कुछ ना कुछ चीज उसके दिमाग में है जो निकालना चाहता है। तो ये कारण है गुस्सा करने वाली व्यक्ति के पास, उसको समझने का, क्योंकि मैं लिसनर हूँ, मैं माध्यम हूँ, मैं कैटलिस्ट हूँ उसका गुस्सा धीरे धीरे समझने को और निकालने के लिए। अब मेरी बारी आती है कि मैं गुस्सा झेलने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ। तो इफ यू आर अ लिसनर टू एन एंग्री पर्सन, अप्लाई फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आपको क्या करना है कि योग में एक शब्द है जिसका नाम है काष्ठ मौन धारण करिए। काष्ठ मौन, आप लकड़ी की पुतली बन जाइए, है ना। जैसे कि उस लकड़ी की पुतली को हृदय नहीं है और ये रिएक्ट नहीं कर सकती, इसको ठेस नहीं पहुंच सकती। लकड़ी की पुतली व्यक्ति का गुस्सा झेल रही है लेकिन उसको कोई हानि नहीं हो सकती। तो बी अटेंटिव एंड साइलेंट, डोंट स्पीक, बोलिए मत, लेकिन उसी समय वो भी जरूरी है। आप बोलेंगे नहीं, साइलेंट होंगे, लेकिन आप पैसिव हो सकते हो उस समय, फिर वो एग्रेशन कभी बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होने देना है। आपको अटेंटिव होना है, एक एक शब्द को सुनना है गुस्सा करते हुए व्यक्ति को, और उसमें से कुछ शब्दों को पकड़ना है आपको। फिर आपको नेगेटिव इंक्वायरी, नेगेटिव एसर्शन का उपयोग करना है। उसमें से आपके लिए कोई शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो नेगेटिव एसर्शन, नेगेटिव इंक्वायरी करते हुए पहले तो सुन लीजिए, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, और हो सकता है मन ही मन उसकी नोट बनाइए, और एक साक्षी भाव से काष्ठ मौन धारण करके आप सुनेंगे। बी सिंसियर, बी सिंसियर का मतलब है जो शांत रहते हुए एक एक शब्द को सुनिए, उसका अहमियत समझिए, और उसी में से शुरू करिए कि आप क्या प्रतिभाव देने जा रहे हो। जब इस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा शांत पड़ेगा, जब ये गुस्से में है तो उसकी गर्मी निकलना नहीं दीजिए, तब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो इससे मैं पूरा करता हूँ, और अगर आपके कोई सवाल हो तो, क्योंकि असल सन में एग्रेसिव व्यक्ति का गुस्सा झेलना ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, तो इसकी एक आदत डालना है हमको। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक प्रैक्टिकल आपको जीवन में उपयोगी हो सके, ऐसा बना सका हूँ मैं, और आपको कुछ ना कुछ काम आएगा। ये चिंतन करना आवश्यक होगा। अगर कोई सवाल हो सर आपका। कुछ यस, सर हाँ कोई सवाल है तो ईमेल कर सकता हूँ मैं? हाँ, श्योर श्योर, कर सकते हो। ईमेल आईडी मिल सकता है सर? मैं लिख देता हूँ ताकि किसी को और को भी चाहिए तो। राइट सर। मेरा ईमेल मैं पोस्ट कर चुका हूँ। फाइन सर। कुछ गंभीर भी मुद्दे होते हैं। पिछले रविवार को चर्चा में एक आध गंभीर मुद्दा उपस्थित हुआ था, तो उसका मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया। तो ऐसी कोई पर्सनल समस्या होगी तो उसका अलग से सोचना चाहिए। वो जी जाहिर सर। प्लेटफॉर्म पर बोलना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कोई भी टिप्पणी जी करना। सर। तो मैं फोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता हूँ? व्हाट्सएप से करिए, उसके बदले रेगुलर फोन नंबर, क्योंकि व्हाट्सएप का उपयोग मैं कम करता हूँ, और या ईमेल से आप रेगुलर फोन नंबर एक्चुअली से मैं आई एम आउट ऑफ इंडिया, अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ। तो फिर आप व्हाट्सएप से करिए। तो नंबर है क्या आपके पास और मेरा? दूसरा नंबर मुझे आप खाली दे दीजिए। हाँ, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है क्या आपके पास? नहीं है सर। ओके, तो खतरा पैदा कर रहा हूँ मेरे लिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। बोलिए सर, थैंक यू। मैं लिख रहा हूँ।
ओके, मैं लिख दिया आपको। कोई भी सवाल आपको और किसी का, नहीं तो पूरा करेंगे। और थोड़ा सा हिस्सा बाकी छोड़ चुका हूं मैं जानबूझ करके, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में पूरा नहीं करना था विषय, और टेक्निकल है। तो अगले रविवार को दोबारा चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल नहीं, 8 भी बजने को आए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अति गंभीर और अति महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने को आपने मुझे मौका दिया। इसकी मुझे कोई तालीम नहीं मिली है ऑफिशियल, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। ये पूरा स्लाइड सेट आपको शाम तक आज आपको मिल जाएगा सबको। ये अपने खजाने में रखिए और ये अपने आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन के लिए इसका उपयोग। तो हरिओम सबको। अच्छा, कोई ध्वनि में हाँ जी। वी कुड फील आपका थ्रोट इतना खराब होने के बावजूद भी यू टुक अ टाइम टू टॉक टू अस एंड गिव अ सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। हरिओम सर। हरिओम। Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you Hariom. so Thank much. you, sir. Take care. Hariom. हरिओम। हरिओम। Take care. Hariom. Thank you. हरिओम। Thank you, sir. Hariom, sir. Good and good day. हरिओम सर। हरिओम।